दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज के हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस प्रकार के सुधार किए गए और किस प्रकार का शोषण किया गया भारतीयों का, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट कॉर्नवालिस के समय में आया। व्यापारिक सुधार किए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, न्यायिक सुधार किए गए तथा भू राजस्व संबंधी सुधार किए गए। इन 5 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे तो कॉर्नवालिस के बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी और परीक्षा में जो भी प्रश्न कॉर्नवालिस से संबंधित पूछा जाएगा वो हम लोग बनाने की स्थिति में रहेंगे। एक एक करके देखते हैं। 1793 ईस्वी का प्रथम चार्टर एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ये पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखना है 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। दूसरी बात, गवर्नर जनरल को अन्य गवर्नरों के निर्णय को नकारने की शक्ति दी गई। ये बात क्यों आई आपको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक पुरानी चीज़ याद दिलाता हूँ। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद जब आंग्ल मराठा पढ़ रहे थे तो 1775 ईस्वी में सूरत की संधि होती है। किसके बीच सूरत की संधि होती है, कुछ याद है आप लोगों को या सब भूल गए? सूरत की संधि होती है राघोबा और बम्बई के गवर्नर के बीच, ठीक है। राघोबा और बम्बई का गवर्नर, ठीक है। इसके बाद पुरंदर की संधि होती है वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल बन गया था, वारेन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस के बीच में, ठीक है। यदि बिल्कुल भी नहीं याद आ रही है चीज़ें तो जाकर पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो पुरंदर की संधि बाद में होती है जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को अमान्य घोषित कर दिया। इसके विरोध में बम्बई का गवर्नर लंदन जाता है और लंदन जाके ये फाइनल करवाता है कि सूरत की संधि ही मान्य होगी, न कि पुरंदर की संधि। यानी कि गवर्नर जनरल की बात पे गवर्नर की बात को तरजीह दी गई, ठीक है। बम्बई का गवर्नर का पद इस समय गवर्नर जनरल के पद से छोटा था, पर बम्बई के गवर्नर की बात मान ली गई। बाद में आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और अंग्रेज़ों का पराजय, आप सब लोग देख चुके हैं इन चीज़ों को। तो इससे सीख लेते हुए कि आगे इस प्रकार की कोई गलती न हो, यहाँ पे तय कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को, मतलब कि इस समय जब वारेन हेस्टिंग्स था 1773 में, तो उसे अन्य गवर्नरों के निर्णय को नकारने की शक्ति आ गई। यानी कि बम्बई का या मद्रास का गवर्नर कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय को पे हस्तक्षेप कर सकता है गवर्नर जनरल और उस निर्णय को नकार सकता है, ठीक है, खारिज कर सकता है। अब तीसरी बात, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य सिर्फ सहायक व सलाहकार होंगे। अब देखिए 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर। गवर्नर जनरल की शक्ति कम हो गई। शक्ति को बढ़ाने के लिए 1784 ईस्वी में क्या किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर। अब इस 4 में केवल 2 के से बहुमत बन जाता था और कोई निर्णय लिया जा सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया जा रहा था। अब जब 1793 ईस्वी में आ गए तो 1793 ईस्वी में ये बोल दिया गया कि ये जो परिषद के सदस्य हैं इनके निर्णय सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं। इसके निर्णय को मानने के लिए गवर्नर जनरल किसी भी हालत में बाध्य नहीं है, ठीक है। तो 1793 ईस्वी के प्रथम चार्टर एक्ट के बारे में यही बातें हमें ध्यान में रखना है। पहली बात, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। दूसरी, इसमें क्या क्या कहा गया प्रावधान? 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल को अन्य गवर्नर के निर्णयों को नकारने की शक्ति दी गई और गवर्नर जनरल के जो परिषद है वो सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं, ये बात क्लियर कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यापारिक सुधार के अंतर्गत क्या किया गया।
तो व्यापार बोर्ड के स्थान पर व्यापारिक कमेटी का गठन किया गया। व्यापार बोर्ड किसके समय में बना था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में बना था। इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि व्यापार बोर्ड के जो सदस्य थे वो घूस लेते थे और यहाँ से घटिया किस्म के माल व्यापार के लिए भेजते थे ब्रिटेन, जिससे क्या हो रहा था? व्यापार में तो वृद्धि हो रही थी, व्यापार में वृद्धि हो रही थी, पर कंपनी के लाभ में कमी आ रही थी। ठीक है, तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने व्यापार बोर्ड को समाप्त कर दिया और वहाँ पे व्यापारिक कमेटी का गठन किया। व्यापारिक कमेटी का गठन का मेन पर्पस क्या था? तो व्यापार बोर्ड में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना। तो अब याद रखिएगा आप लोगों से सवाल सीधा पूछा जाएगा कि व्यापार बोर्ड का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? व्यापारिक कमेटी का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? व्यापार बोर्ड को कब भंग कर दिया गया? इस तरह की बातें होगी तो आपको याद रखना है कि ये वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के समय की चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रशासनिक सुधार क्या क्या होता है। पुलिस विभाग में सुधार किया गया। पुलिस अधीक्षक के पद का गठन किया गया। मतलब एसपी का पद जो आप लोग सुनते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एसपी के पद का गठन जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही किया गया। इम्पेरियल सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में विश्वास करता था। इसके लिए इसने क्या किया? तो इससे पूर्व, कॉर्नवालिस के आने से पूर्व, कलेक्टर के पास दो प्रकार के अधिकार थे, रेवेन्यू से संबंधित और जुडिशियरी से संबंधित। ठीक है, इसने क्या किया? जब ये आया तो इसने शक्ति के पृथक्करण करते हुए कलेक्टर के रेवेन्यू से संबंधित अधिकार को तो रहने दिया, लेकिन उसके जुडिशियल न्यायिक अधिकार जो है उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कलेक्टर का अधिकार अब सिर्फ राजस्व से संबंधित रह गया। ठीक है, तो इस शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में ये विश्वास करता था और इसी की वजह से इसने कलेक्टर के न्यायिक अधिकार को समाप्त कर दिया। ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी के लिए आचार संहिता तैयार की गई, जिसके तहत कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, आपको जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो या तो आपके प्रश्न में यही लाइन लिखा रहेगा या फिर आपके पास जो विकल्प दिए होंगे उस विकल्प में आपको ये लाइन मिल जाएगा। तो आपको बस आराम से इसे सुन लेना है। एक छोटा सा नोट्स बनाने की इच्छा है तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब आपको सारी बातों को याद भी नहीं रखना है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की सबसे खूबसूरती यही है कि वहाँ एक प्रश्न रहेगा तो 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए ही जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि इस 4 विकल्प में से उसे 3 विकल्प गलत देने हैं। ठीक है, एक ही विकल्प सही हो सकता है, सही देना है। ठीक है, तो होता है कभी कभी क्लोज विकल्प बनाया जाता है, पर ज़्यादातर केस में विकल्प भी दूर दूर के ही बनाए जाते हैं। तो आप सिर्फ इस कॉर्नवालिस की जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा को आप ध्यान में रख लेंगे तो आप विकल्प के माध्यम से भी सवाल को बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बात हो गई? एसपी का पद गठन किया गया, इम्पेरियल सिविल सर्विसेज का जनक था कॉर्नवालिस, शक्ति के पृथक्करण में विश्वास करता था और इसके माध्यम से कलेक्टर के न्यायिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसने एक आचार संहिता तैयार की। आचार संहिता के माध्यम से इसने कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रशासनिक सुधार के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार के अंतर्गत इसने न्यायालय में एक पद सोपान बनाया, जिसके तहत जिला निजामत एवं सदर निजामत, ठीक है, जिला निजामत और सदर निजामत के बीच 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की। ये 4 सर्किट कोर्ट कौन कौन से थे? मुंसिफ, जिला निजामत, सदर निजामत और प्रीवी काउंसिल। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो भी सुनवाई होती थी वो फौजदारी मामले से संबंधित सुनवाई होती थी, यानी कि आपराधिक मामलों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। इसने रक्त मूल्य का सिद्धांत खत्म कर दिया, अर्थात कोई भी आपराधिक मामला कोर्ट से वापस नहीं लिया जाएगा। कोई उच्च जाति का है, कोई उच्च धर्म का है, इसके लिए उसकी सज़ा कम कर दी जाए, इस तरह की बातों को कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत और क्या क्या बातें हुई थी न्यायिक सुधार के अंतर्गत? अपराध निर्णय के मामले में अपराधी का इंटेंशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, न कि अपराध का तरीका। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई सज़ा देने के समय, कि जब सज़ा दिया जाएगा तो अपराधी ने ये अपराध क्यों किया है, इस पे ध्यान देना बेहद आवश्यक होगा। भारतीयों की स्थिति क्या थी कॉर्नवालिस के समय में? तो आप देख लीजिए कि न्यायिक सेवा में ये मुंसिफ के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, सेना में सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, ठीक है, और प्रशासन में क्लर्क के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। तो आप इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा जो इनको याद करके रख ले, ठीक है। न्यायिक सेवा मुंसिफ का पद, सेना, सूबेदार और प्रशासन में क्लर्क के पद से आगे नहीं बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं अब। कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व सुधार हुआ। भू राजस्व सुधार के अंतर्गत 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत बोलने का मतलब है ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में इसे लागू किया गया, मुख्यतः बंगाल में। सर्वप्रथम ये लाया गया 1789 ईस्वी में, ठीक है। 1789 ईस्वी में जमींदारों के साथ एक बंदोबस्त किया गया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। इसमें जमींदारों को किसानों से कर वसूलने की छूट दे दी गई। ये 10 वर्षों के लिए लाया गया था 1789 ईस्वी में, ठीक है, 10 वर्षों के लिए। 1793 ईस्वी में इसे परमानेंट कर दिया गया, इसीलिए परमानेंट या अस्थाई बंदोबस्त भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो है, जो कर वसूला जा रहा था किसानों से, वो भी अस्थाई था, वो भी फिक्स था। और फिक्स जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में फिक्स किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिक्स जो किया गया था, जो भी कर, उसको 11 हिस्से में बांटा जाता था। इसमें से 10/11 हिस्सा ब्रिटिश को दे दिया जाता था और 1/11 हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे। सॉरी, ये बातें क्लियर हो गई? तो आप ध्यान में रखिएगा, ये भी परीक्षा में मैं जितनी भी बातें लिख रहा हूँ ये सब आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 10/11 हिस्सा का मतलब यदि देखें तो लगभग 89% होता है। तो जो भी जमींदार कर वसूलेगा उसमें से 89% अंग्रेज़ों को दे दिया जाएगा और 11% जो है वो ज़मींदार अपने पास रखेंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका जो है सो तात्कालिक लाभ हुआ। तात्कालिक लाभ क्यों हुआ? क्योंकि जो राजस्व की दर तय की गई थी वो बहुत ज़्यादा तय कर दी गई थी। तो इस वजह से तात्कालिक तो लाभ हुआ, लेकिन दीर्घकालिक इसका नुकसान हुआ सरकार को, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया ये अधिक राजस्व भी जो है सो बाद के समय के लिए कम होता चला गया, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था के साथ एक सूर्यास्त का नियम है, इसे समझिएगा। सूर्यास्त के नियम के अंतर्गत क्या होता था कि जो जमींदार समय से ब्रिटिशर्स को राजस्व नहीं देते थे, उन जमींदारों की नीलामी कर दी जाती थी, उन जमींदारों को हटा दिया जाता था। मतलब जमींदारी जो है ये बंदोबस्त तो परमानेंट है, लेकिन क्या ये जमींदारी परमानेंट थी? तो जमींदारी परमानेंट नहीं थी, ठीक है। इसी बात को सूर्यास्त का नियम कहा गया कि यदि सरकार को समयावधि में राजस्व प्राप्त नहीं होगा तो जमींदार की जमींदारी छीन ली जाएगी,
ठीक है। अब ज़मींदार की ज़मींदारी छीन ली जाएगी तो नए ज़मींदार आएंगे। इसी वजह से शहरों में रहने वाले साहूकार भी ज़मींदार बनने लगे और वो इस नीलामी में हिस्सा लेने लगे। जो शहरों में साहूकार रहते थे और वो ज़मींदार बनते थे, उनके लिए दूरवासी ज़मींदार शब्द का प्रयोग होता था। दूरवासी ज़मींदार, क्लियर है। यहाँ पे एक पेच फंसता था। जैसे अंग्रेज सोचते थे कि मैं डाल डाल, तो ज़मींदार कहते थे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो ये ज़मींदार क्या करते थे, ये राजस्व तो वसूल लेते थे किसानों से, अंग्रेज़ों को समय पे राजस्व नहीं देते थे। इनकी ज़मींदारी समाप्त कर दी जाती थी, ठीक है। फिर से उस ज़मींदारी की नीलामी होती थी। तो यही ज़मींदार किसी और नाम से बड़ा रकम बोली लगाकर या किसी और तरीके से फिर से ज़मींदार बन जाते थे, ठीक है। और अगले बार भी यही करते थे कि अंग्रेज़ों का राजस्व ये पचा जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। तो भू राजस्व से संबंधित बातों में कार्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हमने चर्चा किया। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जमींदारों ने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाया। उस पार्टी का नाम लैंड होल्डर्स सोसाइटी था, ठीक है। कुल मिलाकर कहानी क्या है कि जमींदारों का दर्जा इससे बढ़ गया, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। किसान अब सिर्फ जोतदार रह गए। किसान इसके बाद अपनी रक्षा के लिए अदालत जाने लगे। किसानों की सुरक्षा के लिए ही बंगाल रेंट एक्ट 1859 लाया गया। इसके बारे में हम लोग जब किसानों के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। बंगाल रेंट एक्ट 1859 लाया गया। पर इस सब चीज़ों को लाने के बावजूद बंगाल रेंट एक्ट 1859 क्यों लाया गया? क्योंकि ज़मींदारों के शोषण से किसानों को बचाया जा सके। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया और ज़मींदार कर में वृद्धि करते ही रहे, शोषण करते ही रहे और इसके विरुद्ध किसान अलग अलग समय में विद्रोह भी करते रहे। यहाँ जो बंगाल में विद्रोह होगा वो होगा पावना विद्रोह, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे विस्तार से। तो हमने भू राजस्व संबंधी सुधार के बारे में चीज़ों को देख लिया। कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार फिर से देखिए। 19% क्षेत्र पे अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, मुख्यतः बंगाल में लाया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था, ठीक है। कितने वर्षों के लिए शुरू में लाया गया था? 1789 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए लाया गया था। बाद में 1793 ईस्वी में इसे अस्थाई कर दिया गया। राजस्व जो वसूला जाता था उसका 10/11 हिस्सा ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, 1/11 हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे। सूर्यास्त का नियम क्या था? सूर्यास्त का नियम ये था कि जब तय समय पे जमींदार ब्रिटिशर्स को राजस्व नहीं देते थे तो उनकी ज़मींदारी समाप्त कर दी जाती थी। बाद में शहरों में रहने वाले साहूकार भी ज़मींदारी के क्षेत्र में आए, जिन्हें दूरवासी ज़मींदार कहा गया, ठीक है। ज़मींदारों की इतनी बात हो रही है तो ज़मींदारों ने अपने लिए एक राजनीतिक पार्टी भी बनाया जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहा गया, ठीक है। तो ये इतनी चर्चा के साथ भू राजस्व संबंधी सुधार समाप्त होता है और कार्नवालिस के बारे में हमें जितनी भी चीज़ों को पढ़ना था वो सारी चीज़ें हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि चीज़ें समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ।